हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। सो गाइस, इसके पहले हमने पढ़ा था क्लास 9th के चैप्टर्स में केमिस्ट्री के पोर्शन को, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के पोर्शन को। पहला फिजिक्स का पोर्शन है मोशन, जो कि है चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर 8 को पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी और सारी वीडियोस नहीं देखी क्लास 9th की, और अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारे वीडियोस का, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हो। तो चलो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं मोशन। तो गाइस, सबसे पहले मोशन क्या होता है हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो आप। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड सम अदर्स इन मोशन। हम अपनी लाइफ में रोज कष्ट न कष्ट ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि मोशन में होती हैं या फिर रेस्ट में होती हैं, मतलब कि चल रही होती हैं या फिर रुकी हुई होती हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स, एटम मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। मतलब कि जो फिश है वो स्विम करती है, वो मूव कर रही है, बर्ड जो उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, वो मूव कर रही है। इवन एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, गैलेक्सीज, अर्थ, सन सब मूव कर रहे हैं दोस्तों। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? जब वो अपनी पोजीशन टाइम के हिसाब से बदलता है, हम उसे कहते हैं कि वो मोशन कर रहा है। हाउएवर देयर आर सिचुएशन व्हेन द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। जैसे कि हम पार्टिकल्स देखते हैं, हमें हवा दिखाई नहीं देता, लेकिन पत्तियों के मूवमेंट से, पत्तियों के हिलने से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हवा बह रही है, मतलब कि हवा जो चल रही है विंड मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया। व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों सनराइज होता है, क्यों सनसेट होता है और सीजन चेंज क्यों होता है। वो सारी चीज़ जो होती है मोशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के मूवमेंट की वजह से। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर इन ए मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू मूविंग बैकवर्ड। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. सो गाइस देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम किसी बस में बैठे रहते हैं, जो मोशन है ना वो दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जो बस में बैठा हुआ है उसके लिए बाहर की चीज़ें मूव करती हुई नजर आती हैं, बल्कि जो लोग उसके साथ बस में बैठे हुए रहते हैं उन्हें नहीं वो सोचता कि वो मूव कर रहे हैं, पर एक्चुअल में जो बाहर खड़ा हुआ रहेगा उसे लगेगा कि जो बस में बैठे हैं, बस और साथ में जो लोग उसमें बैठे हैं वो सब मूव कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मोशन रिलेटिव होता है, मतलब एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में मोशन बदल सकता है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। आप देखोगे रोड स्ट्रेट होता है, लेकिन अगर कोई मौत का कुआं देखो या फिर कोई ऐसी चीज़ देख लो जो गोल गोल घूमती है, तो मतलब मोशन बहुत तरह के हो सकते हैं। स्ट्रेट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। सम में रोटेट एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। कुछ रोटेट कर सकते हैं, कुछ वाइब्रेट कर सकते हैं, जैसे हम लट्टू नचाते हैं या कोई नचौना जिसे हम बोलते हैं, गोल गोल घूमने वाला। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मोशन बहुत टाइप के हो सकते हैं। सर्कुलर हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, उसमें स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। देयर में बी अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कम्बिनेशन ऑफ दीज। ऐसे बहुत टाइम हो सकते हैं जहाँ पर लीनियर भी हो, सर्कुलर भी हो, या रोटेशन भी हो और लीनियर भी हो। इस तरीके का मोशन हो सकता है। आगे इसके बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो टेंशन अभी मत लो, यह तो अभी इंट्रो पार्ट है। इन दिस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equation and graphs. आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे मोशन को ग्राफ के साथ पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, 2 एक्टिविटी है, थिंक एंड एक्ट है, ये आप पढ़ लेना खुद से। डिस्क्राइबिंग मोशन पर आते हैं आप। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाई एन एग्जाम्पल। लेट अस assume that a school in a village is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि जो मोशन है वो उसे हम कैसे बताते हैं। मोशन हम रिलेटिवली बताते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ एक जगह है तो दूसरी चीज़ कहाँ होगी। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है तो अगली चीज़ यहाँ पर है, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा ही देता हूँ, जैसे कि सिर्फ यहाँ पर मैं एक ही पॉइंट रखता हूँ, ये पॉइंट, तो मैं क्या कहूँगा, इसकी दूरी कहाँ क्या है। इसकी दूरी को हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, तब हम कह सकते हैं कि इससे इसकी दूरी ये है। वी हैव स्पेसिफाइड अ पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन द रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। यहाँ पे बात हो रही है कि स्कूल है जो कि 2 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। मान लेते हैं दोस्तों ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर स्कूल है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है,
ए रेलवे स्टेशन, बी स्कूल। तो हम कहेंगे कि ए रेलवे स्टेशन से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, हम इसे कह सकते हैं 2 किलोमीटर। ओके, सो इस तरीके से हम कहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यही होता है कि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को जब तय करते हैं, नापते हैं, उसे कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट दोस्तों अलग हो सकता है, जैसे मैं रेलवे स्टेशन से ना मेज़र करने के बजाय किसी के घर से मेज़र करूँ। मैं अपने घर से बात करता हूँ, मेरे घर से 5 किलोमीटर स्कूल है, लेकिन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। इस तरीके से आप समझो, ठीक है। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin, और इसी reference point को हम origin कहते हैं। उसके बाद आता है मोशन along a straight line। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं नीचे। इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से पूरा वीडियो को दोस्तों आराम से देखना। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन along a straight line। स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है ना, बहुत सिंपल टाइप का मोशन होता है। We shall learn first to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. ओके, यहाँ पर O की बात हो रही है, तो हम O को मान लेते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहीं से शुरू हो रहा है O से। उसके बाद O से स्टार्ट करता है, C को कवर करते हुए B को जाता है, B से A को जाता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया। उसके बाद वो वापस क्या होता है, वापस C पे पहुँच जाता है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस AC। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ O से A तक कोई ऑब्जेक्ट जाता है, ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगा, OA, और वापस अगर वो यहीं आ जाता है C पर, तो क्या होगा, OA प्लस AC इसने डिस्टेंस कवर किया। ओके, टोटल क्या हो जाएगा, 35 प्लस 60 इज इक्वल टू 95 किलोमीटर किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर हम किसी चीज़ की डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस की कोई कितना चला, तो उसके लिए हमें इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है, ना कि हम इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, मतलब वापस गया O से A इधर डायरेक्शन है, फिर ये वापस इस साइड डायरेक्शन है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके न्यूमेरिक वैल्यू से मतलब है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाई स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नीट्यूड। जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डिस्टेंस की हो गई, डिस्प्लेसमेंट की हो गई, किसी भी चीज़ की अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वही मैग्नीट्यूड कहलाता है। चाहे वो प्लस में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 10 -10, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 10। अगर मैं बोलता हूँ 20, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 20। ओके, समझ में आया आपको। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन C ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। क्या आप इससे पता कर सकते हो कि फाइनल डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट O से लेकर C तक की। द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू C थ्रू A। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एक और डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने O से A की डिस्टेंस कवर की, अब फिर वापस आ गया C तक, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 60 + 35 95। ओके, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब O से गया C तक पहुँचा, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 25, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। गॉट इट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो इक्वल हो सकते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 8.1। 8.1 में जो एग्जाम्पल है हमें उसे कंसिडर करना है। ओके, इसी को कंसिडर करना है। और फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू A द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। During its motion from O to A and back to B, the distance covered is equal to 60 + 25 किलोमीटर is equal to 85। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कोई ऑब्जेक्ट O से गया A तक। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, 60 किलोमीटर, और साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस भी है। लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट A से फिर वापस आ गया B तक। अब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ क्या होगा। जो डिस्टेंस होगा 60 + 25 इज इक्वल टू 85, लेकिन डिस्प्लेसमेंट O से लेकर B तक 35, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 35 हो जाएगा। Thus the magnitude of the displacement 35 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 85 किलोमीटर। यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग हैं। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स मोशन मे बी 0 बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं,
अगर ऑब्जेक्ट ओ से ए तक जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन वहीं अगर फिर वापस बी पे आ गया तो डिस्टेंस तो ज़्यादा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। और अगर वही ऑब्जेक्ट आ जाता है ओ तक पूरा वापस, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दोस्तों जीरो हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, आपको मान लो आपकी मम्मी ने भेजा मार्केट सब्जी लेने के लिए, आप गए सब्जी लिए, काफ़ी मेहनत किया, घूमा मार्केट में, फिर वापस घर पे आ गए, तो ये क्या कहा जाएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ या नहीं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हुआ। क्यों? क्योंकि आपने घर से स्टार्ट किया चालू करना। मान लो ओ आपका घर है, ए मार्केट है, तो आप मार्केट गए फिर वापस आ गए ओ पर, मतलब अपने घर पर वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन आपने डिस्टेंस कवर की। समझ में आया? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं, इफ़ यू कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू ओ द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद इनिशियल पोजीशन। वही दोस्तों की जो फाइनल पोजीशन है हमारी इनिशियल पोजीशन के बराबर हो जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या होगा? 0 टू ए गया 60 किलोमीटर, फिर ए टू ओ आया, क्या होगा यहाँ पर 60 + 60 = 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ओके, the distance and the displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time। हम यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही बात करते हैं ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकें सही जगह पर। आगे हम डिटेल में इसके और देखेंगे। यहाँ पर 2 एक्टिविटी दी हुई है, आई होप आप इन सबको पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए, मैं आपको फटाफट से इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। हमने बात किया जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कैसे? आपने भी देखा, कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए जाता है फिर ए से ओ वापस आ जाता है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जहाँ से शुरू किया जहाँ पर ख़त्म कर देता है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। उसके बाद चलो हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इसलिए ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, जो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल की गई वही डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वो डिस्टेंस से ज़्यादा कैसे हो सकती है? सीधी सी बात है। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपके बोर्ड के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ज़रूर से आते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 50 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 50 किलोमीटर इन द सेकंड आवर, 50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर एंड 50 किलोमीटर इन द फोर्थ आवर। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पहले घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, दूसरे तीसरे चौथे घंटे में 50 किलोमीटर जाता है। ओके, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर इन ईच आवर। इस केस में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो 50 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रहा है, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि एक घंटे में वो 50 किलोमीटर जाता है तो अगले घंटे में भी वो 50 किलोमीटर ही गया, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। नेक्स्ट आवर में, पहले आवर के लिए क्या है? इक्वल डिस्टेंस, मतलब 50 किलोमीटर इक्वल टाइम 1 घंटा। तीसरे घंटे दूसरे घंटे के लिए भी इक्वल डिस्टेंस 50 किलोमीटर और इक्वल टाइम 1 घंटा। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। The time interval in this motion may be small or big. Our day-to-day life we come across many situations where objects cover unequal distance in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. These are some instances of non-uniform motion. Non-uniform motion क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करती है या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो कोई कार हाईवे पर चल रही 50 किलोमीटर पर आवर से, वो 2 घंटे तो 50 किलोमीटर कवर की, लेकिन आगे अगर कोई स्ट्रीट आ गई या फिर कोई सिटी आ गई तो उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। वो थर्ड आवर में 50 किलोमीटर नहीं सिर्फ 30 किलोमीटर कवर कर पाएगा। तो हम क्या कहेंगे? पहले घंटे में 50 गया, दूसरे घंटे में 50 गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन जब थर्ड घंटे में गया, तीसरे आवर में, तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो गई, तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर 9:30 AM पर कोई ऑब्जेक्ट ए है जो कि 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो 12 किलोमीटर जाता है। 9:45 पर मतलब 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर चला जाता है और ये 19 किलोमीटर चल जाता है। फिर 10 बजे ये AM को 30 किलोमीटर जाता है और ये 23 किलोमीटर जाता है। एक ही अगर बात करें तो 10 to 20 15 मिनट में कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर।
और उसके बाद 20 से 30 10 किलोमीटर, तो ये 10 चेंज हो रहा है हर 15 मिनट पर, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। मतलब 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ये 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली चल रहा है। वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं और ऑब्जेक्ट बी 12 किलोमीटर गया 9:30 पर, 9:30 पर 12 किलोमीटर से सिर्फ 19 किलोमीटर गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर वो 15 मिनट में जाता है। उसके बाद 23, अगले 15 मिनट में 23 गया सिर्फ, मतलब कि 19, 20, 21, 22, 23, तो पहले 15 मिनट में वो 7 किलोमीटर जाता है, लेकिन अगले 15 मिनट में सिर्फ 4 किलोमीटर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। टाइम तो 15 मिनट है लेकिन डिस्टेंस अलग हो गया। ओके, उसके बाद लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। ओके, फिगर 8.2 यहाँ पर दिया हुआ है, ये फिगर 8.2 हम इसे ध्यान से देख लेते, देख लो भाई, आप भी देख लो अच्छे से। उसके बाद इफ़ द बॉलिंग स्पीड इज़ 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 8.2a, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड। ओके, तो इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, बॉलिंग की स्पीड क्या है 140 है, 143 है, 135 है, 145 है, 132 है, 130, इससे हमें क्या पता चलता है, आप बताओ क्या पता चलता है। और ये साइन बोर्ड क्या बता रहे हैं, ये साइन बोर्ड क्या बता रहे हैं 140, 130 सारे चेंज हो रहे हैं ना, तो ये क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक बॉल जो है उसकी स्पीड चेंज होते रह रही है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ देम मूव स्लोली, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कैन मूव बी डिफरेंट ऑल्सो। यहाँ पर बात यह है कि कोई ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से ट्रैवल करती है, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे स्पीड से ट्रैवल करती है। ओके, और कोई तेज़ चलती है, कोई धीरे चलती है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कैन मूव बी डिफरेंट, और किस रेट से वो ऑब्जेक्ट मूव करती है वो भी अलग हो सकता है। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। हमें कैसे पता चलेगा कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरीका है कि हम उस ऑब्जेक्ट का एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 मिनट 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया ये पता कर लें। दोस्तों आई नो आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा ये, लेकिन जब आगे पढ़ोगे ना, मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन करके, तब आपको समझ में आ जाएगा ये। दिस क्वांटिटी इज रिफर टू एज स्पीड, हम इसी को कहते हैं स्पीड। यहाँ पर स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 यूनिट, वही होता है स्पीड का फॉर्मूला। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट क्या है स्पीड के, मीटर पर सेकेंड है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड, यहाँ जो सिंबल दिया हुआ है हम इस सिंबल से मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, किसी भी स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को देखते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसे देखते हैं। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का है। आप चाहो तो इन सब चीज़ों को नोट करते चलो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, वी इज इक्वल टू एस बाई टी। वी क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एस, एस मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई और टी मतलब टाइम। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल को डिवाइड कर देना है टाइम से, आपको मिल जाएगा उसकी एवरेज स्पीड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour at all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो आप कार से जा रहे हो, अपनी कार से, अपने पापा के साथ कार से या किसी के साथ कार से जा रहे हो, तो कभी आप तेज़ चलोगे कभी कम चलोगे, लेकिन मान लो आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाते हो, ठीक है, या 100 किलोमीटर 2 घंटे में जाते हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर ही गए। आप हो सकता है कि 15 मिनट में 20 किलोमीटर जाओ, 15 किलोमीटर जाओ, उसके बाद अगले आधे घंटे में कुछ और ज़्यादा जाओ। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड जो निकल कर आएगा, ठीक है, आपने टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया 100 किलोमीटर और टोटल टाइम आपने क्या कवर किया 2 घंटे, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक एग्जांपल इसे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर है कि 16 मीटर जाता है 4 सेकेंड में और अगले 16 मीटर जाता है 2 सेकेंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितने कवर किया, 16 + 16 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर या 32 मीटर कवर किया, और टाइम क्या कवर किया 4 सेकेंड + 2 सेकेंड, टोटल 6 सेकेंड। अब हमें क्या करना है 32 डिवाइडेड बाई 6, तो एवरेज जो स्पीड होगी वो हमें मिल जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में मतलब उसने एवरेज 5.33 मीटर कवर किया। स्पीड विद डायरेक्शन, अब स्पीड विद डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, इसे पढ़ते हैं। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रिहेंसिव, स्पेसिफाई इट्स स्पीड ऑफ मोशन along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity.
हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी में एक डायरेक्शन होता है, बस यही डिफरेंस है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इट कैन चेंज बाई चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। हम किसी भी चीज़ की वेलोसिटी उसके स्पीड में चेंज कर सकते हैं। अगर स्पीड घटा बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, और वहीं अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो भी उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है ना वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में जा रही हो और उसका जो मैग्नीट्यूड हो, जो उसका न्यूमेरिक वैल्यू हो स्पीड का, वो बदलता रहा हो, तो हम उसे एवरेज वेलोसिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड का केस लिया था, ठीक है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर देख लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2 को, एवरेज निकल आएगा। ओके, सो इस तरीके से हम कुछ एवरेज निकालते हैं इसका। और यहाँ पर मैथमेटिकली ये v इज इक्वल टू एस टी करते थे ना, v इज इक्वल टू एस टी। एस क्या होता था? डिस्टेंस, और t होता था टाइम, और v होता था स्पीड। उसी तरीके से यहाँ पर v एवरेज, छोटा सा जो ए वी आप देख रहे हैं ना, ये ए वी एवरेज को दिखाता है। ओके, ये जो ए वी है वो एवरेज को दिखाता है। u प्लस वी, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और इसकी भी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से जैसी स्पीड है वैसे ही वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में कोई खास अंतर नहीं है दोस्तों सिर्फ इतना अंतर है कि इसका डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, और वहीं स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता। उसके बाद आते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हो। चलो फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कह सकते हैं इसे कि नहीं? जैसा डिस्टेंस है वैसा ही, जैसे स्पीड वैसे ही वेलोसिटी है, बस इसका डायरेक्शन होता है। मैंने डिफिनेशन आपको ऊपर बताई है, आप चाहो तो प्रॉपर वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्या कंडीशन होगी जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी उसके एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करे, जब उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, तब उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड मेजर करता है यार। जो काटा नहीं होता 100, 200, 250 जा रही कार ना, वो पता चलता है हमें किससे? ओडोमीटर से, ठीक है। इसी तरीके से और सारे क्वेश्चन हैं, आप कर लो। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर से बना दूंगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, ओके, and 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यूनिट जो किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनिशियल जो रीडिंग है कार के ओडोमीटर की वो 2000 किलोमीटर है, और उसके बाद फाइनल 2400 किलोमीटर है, ठीक है। एवरेज स्पीड पता करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस 2000 से 2400 के बीच में 400 किलोमीटर हुआ ना, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2400 किलोमीटर में से 2000 किलोमीटर को, तो हमें 400 किलोमीटर क्या मिल जाएगी इसकी? 400 किलोमीटर हमें मिल जाएगा इसका डिस्टेंस, और टाइम क्या होगा? 8 आवर। 8 आवर को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 400 अपॉन 8 आवर, क्या हो जाएगा? यूनिट आप ध्यान से देखो, ये 400 किलोमीटर में है और नीचे 8 आवर में है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो 8 और 400 जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है वो तो डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन जो किलोमीटर और आवर इसकी यूनिट है वो नहीं डिवाइड होती। तो हम अगर कोई अपॉन में चीज़ें होती है तो उसको हम किलोमीटर पर आवर H-1 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम सीधे करें किलोमीटर पर आवर, ये वाला साइन लगा के, सॉरी दोस्तों ये हैंड राइटिंग में नहीं अच्छा लिख पा रहा हूँ क्योंकि है कुछ रीजंस। चलो समझ में आ गया आपको। यहाँ पर हो गया इसका किलोमीटर पर आवर में स्पीड। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ध्यान देना होगा, किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर, यही तो आया हमारा आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर ही तो आंसर आया है। इस 50 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। किलोमीटर अपॉन आवर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, और एक आवर में कितना सेकेंड होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 1000 अपॉन 3600 है, 1 किलोमीटर 1 आवर आपस में कट जाएंगे, 1000 अपॉन 3600 यही आएगा, ठीक है।
1000/3600 जब कर दोगे तो आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई 9 मीटर पर सेकेंड में दोस्तों। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर, अगर आप इसे याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक चीज़ याद रखो, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से डिवाइड कर देना है। जैसे मैं बात करता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर को 50 × 5/18 कर दूँ ना, ये 5/18 18, ठीक है, तो आंसर यही आएगा, ठीक है। वहीं अगर आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 50 × 18/5 कर देना। मतलब ये जो 5/18 है ना, इसे उल्टा कर देना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है, हालांकि है वही चीज़, लेकिन यहाँ पे आप याद कर सकते हो इसे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, ओके। अगर नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना दोस्तों, ठीक है। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम अगले सेशन में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आगे देखते रहो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके ना यार, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो चैनल पर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।